हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? तो देखिए स्टूडेंट्स, पिछली क्लास के अंदर हमारा जो चैप्टर है विद्युत वाला उसको हमने स्टार्ट किया था और उसके अंदर हमने धारा को, विभव को, इन सब को डिस्कस किया था कि धारा है वो चालकों में किस प्रकार प्रवाहित होती है, धारा की दिशा क्या होती है, यानी धनावेश की दिशा में होती है, ऋणावेश की विपरीत दिशा में धारा की दिशा होती है। और हमने आई धारा को रिप्रेजेंट किया था किस प्रकार आवेश में समय का भाग देने से धारा का मान निकलता है। और उसके बाद हमने विभव को भी पढ़ा था कि दो बिंदुओं के बीच में अगर विभव का अंतर हो तो ही धारा का चालन होगा, अन्यथा नहीं होगा। यानी विभवांतर ही धारा को क्या करता है, प्रेरित करता है। और एक आवेश को एक विभव से दूसरे विभव तक ले जाने के लिए जो कार्य किया जाता है वही क्या कहलाता है, विभव कहलाता है। देखिए आज की क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे, एक तो आपके ओम का नियम सबसे इंपॉर्टेंट है। ओम का नियम, ओम का नियम क्या कहता है? इस विभव होता है वो किसी धारावाही चालक में प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। जितनी धारा विभव का मान भी उतना ही ज्यादा। इस समानुपाती को एक नियतांक के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है जिसका नाम है आर। तो V इज इक्वल टू आई आर, ये क्या कहलाता है? ओम का नियम, जिसमें V क्या है, विभव है, I क्या है, धारा, और R क्या है, धारावाही चालक का प्रतिरोध, रेजिस्टेंस। तो आपको ओम का नियम याद रखना है। ओम का नियम आते ही आपके दिमाग में ये फॉर्मूला आना चाहिए, V इज इक्वल टू आई आर। किसी धारावाही चालक का विभव उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है और इस समानुपाती को एक नियतांक R के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो इसको बराबर में करके फॉर्मूले के रूप में लिख दिया जाता है, V इज इक्वल टू आई आर। देखिए बुक में भी आपके देखते हैं, पेज नंबर निकाल लीजिए 194, 194 नंबर पेज पर देखिए ओम का नियम। इसके अंदर जो आपके ये ग्राफ दिया हुआ है इसके पास वाली लाइन देखो। 1827 में जर्मन भौतिक विज्ञानी जॉर्ज साइमन ओम ने किसी धातु के तार में प्रवाहित धारा आई तथा उसके सिरों के बीच विभवांतर में परस्पर संबंध का पता लगाया। यानी अब मेन नियम क्या है, इसको आपको अंडरलाइन करना है, याद करना है। एक विद्युत परिपथ में धातु के तार के दो सिरों के बीच विभवांतर उसमें होने वाली प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। किसी विद्युत परिपथ में विभवांतर किसके समानुपाती होगा? धारा आई के। परंतु तार का ताप समान रहना चाहिए, यानी इसके अंदर टेम्परेचर नियत रहना चाहिए, तापमान नियत रहना चाहिए, वो वेरिएबल या चेंज नहीं होना चाहिए। परंतु ताप का मान समान रहना चाहिए, इसे ओम का नियम कहते हैं। क्वेश्चन आएगा ओम का नियम क्या है, फॉर्मूले सही समझाइए। तो आपको ये जो मैंने अंडरलाइन करा ये पूरी लिखनी है। एक विद्युत परिपथ में धातु के तार के दो सिरों के बीच विभवांतर उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होता है, परंतु तार का ताप है वो समान रहना चाहिए, इसे ओम का नियम कहते हैं। और ओम को नियम को सूत्र द्वारा प्रदर्शित कैसे करते हैं? V इज इक्वल टू आई आर, और R एक नियतांक है जिससे प्रतिरोध है तार का, तो V इज इक्वल टू क्या बन जाएगा? आई आर। ये ओम का नियम है, अंडरलाइन कर लेना स्टूडेंट। एक क्वेश्चन पक्का आएगा इसमें से, ओम के नियम में से हर साल रिपीट होता है और अब की बार भी आएगा। ओम का नियम क्या है और उसका फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। अगर ऐसा सीधा ना आए तो न्यूमेरिकल बेस पे भी आ सकता है। आपको प्रतिरोध का मान दे दिया, धारा का मान दे दिया, बोलेंगे कि विभवांतर का मान ज्ञात कीजिए, तो आपको ओम का नियम का सूत्र याद रहना चाहिए। या आपको विभवांतर दे दिया, धारा का मान दे दिया, आपको प्रतिरोध पूछ ले कि ओम के नियम अनुसार चालक तार का प्रतिरोध याद कीजिए, तो भी आपको ये फॉर्मूला है वो याद करना है। ठीक है, देखिए समीकरण 11.5 में किसी दिए गए धातु के लिए दिए गए ताप पर R एक नियतांक है जिसे तार का प्रतिरोध कहते हैं। ये जो तीनों चीज आपने लिखी इसका अर्थ भी आपको पता होना चाहिए। इसमें V क्या है? विभवांतर, I धारा, R एक नियतांक है जो क्या है? तार का प्रतिरोध। किसी चालक का यह गुण कि वह अपने में प्रवाहित होने वाली आवेश के प्रवाह का विरोध करता है, प्रतिरोध कहलाता है। और प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? ओम। इसका मात्रक क्या होगा? ओम। और इसे इस प्रकार प्रदर्शित करते हैं, ये ओम का चिन्ह जो प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक होता है। ओम के नियमानुसार R बराबर V बट्टे आई। अब ये फॉर्मूले को चेंज भी कर सकते हो। आपको यदि I बराबर लिखना है तो हो जाएगा V बट्टे R, और R बराबर लिखना है तो हो जाएगा V बट्टे I। ये फॉर्मूला तो चेंज करना जानते होंगे आप,
मैथ का टॉपिक है। तो V इजिकल टू आई आर, आई का मान रखना, ये इसके नीचे चला जाएगा, आर का मान ज्ञात करना, ये इसके नीचे चला जाएगा, और फॉर्मूला है वो चेंज हो जाएगा। तो तीनों फॉर्मूले आपस में बदलने आने चाहिए आपको, क्योंकि आपको आई का मान पूछ लिया तो आपको पता होना चाहिए कि V के अंदर आर का भाग देना है, या आपको आर का मान पूछ लिया तो पता होना चाहिए कि V के अंदर आई का भाग देना है। ठीक है, देखिए यदि किसी चालक के दोनों सिरों के बीच विभवांतर 1 वोल्ट है तथा उससे 1 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो चालक तार का प्रतिरोध भी कितना होगा, 1 ओम होगा। इसका मान भी 1, इसका मान भी 1, तो ये मान भी कितना आएगा, 1 आएगा। तो 1 ओम बराबर 1 वोल्ट बट्टे 1 एम्पियर। ठीक है, फिर देखिए जो प्रतिरोध है ये आर है, ये किस किस घटक पर निर्भर करता है, इसको हम देखते हैं। तो नेक्स्ट पेज पर आपके हेडिंग है वह कारक जिस पर किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है, वो हम पढ़ते हैं। तो पेज नंबर आप निकाल लीजिए सीधा 198, 198, और यहां पर भी आपको एक फॉर्मूला याद करना है। ये फॉर्मूला वैसे आपके बुक में लिखा हुआ है, आपको ये चीजें जो मैं बता रही हूँ अंडरलाइन करनी है, बस इतना को याद करना, बाकी पूरी रामायण नहीं पढ़नी है आपको। यानी आर की निर्भरता, आर किस पर निर्भर करता है, जो ये अभी हमने आर पढ़ा ना, प्रतिरोध। देखिए जो आर प्रतिरोध है, ये जितनी चालक तार की लंबाई ज्यादा होगी ना, उतना ये प्रतिरोध ज्यादा होगा, और चालक तार की मोटाई या क्षेत्रफल जितना ज्यादा होगा वो उतना ही कम होगा। देखिए ये आर लंबाई के तो समानुपाती है और प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती है। यहां पर भी समानुपाती को बराबर में बदलने के लिए हम एक और नियतांक लेते हैं जिसे रो बोलते हैं। तो ये हो गया रोले बाई ए। आर क्या है, धारावाही चालक तार का प्रतिरोध, एल क्या है, चालक तार की लंबाई, ए क्या है, उसका क्षेत्रफल। तो लाइन क्या बनकर आती है कि ओम के नियमानुसार किसी धारावाही चालक तार का प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती होगा और क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होगा। यानी चालक तार जितना ज्यादा लंबा होगा प्रतिरोध उतना ही ज्यादा होगा, चालक तार जितना ज्यादा मोटा होगा उसका प्रतिरोध उतना ही कम होगा। तो रो क्या, एक प्रकार का नियतांक, ठीक है, जिसे प्रतिरोधकता या प्रतिरोध नियतांक कहते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको, या वैसे बुक में लिखा हुआ है आपके, देखिए जो पेज नंबर 198 है, इसमें देखिए पैराग्राफ ऊपर से आपको बीच में 11.7 लिखा हुआ है, शुरू में उस लाइन को देखते हैं। किसी चालक का प्रतिरोध निम्न बातों पर निर्भर करेगा। पहला पॉइंट है चालक की लंबाई, और दूसरा है उसकी अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, तथा उसके पदार्थ की प्रकृति पर। ये प्रकृति को प्रेजेंट करेगा रो। देखिए परिशुद्ध माप ये दर्शाते हैं कि किसी धातु के एक समान चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती या समानुपाती एक ही चीज होता है, तथा उसकी अनुप्रस्थ काट के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी ये बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, ये है समानुपाती अनुक्रमानुपाती, ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, ये होता है व्युत्क्रमानुपाती। देखिए आर समानुपाती एल, आर समानुपाती एल बट्टे ए। तो समानुपाती को हमने एक नियतांक दे दिया, रो बोलता है जिसको, आनुपातिक स्थिरांक बोलता है। तो फॉर्मूला क्या बन गया, आर बराबर रोले बाई ए। देखिए नीचे लिखा हुआ है, या रो इसको अंडरलाइन करना है। जो शुरू में मैंने पॉइंट पढ़ा ना, चालक का प्रतिरोध किस किस पर निर्भर करता है, 1 नंबर पॉइंट, 2 नंबर पॉइंट, 3 नंबर पॉइंट, इन सबको आपको अंडरलाइन करना है। नीचे जो ये 3 फॉर्मूले दिए हुए इसको टिक करना है, आपको याद करना है लिख लिख के, और फिर नीचे जो अंडरलाइन है वो पूरा आपको सारणी तक अंडरलाइन कर लेना। मैं पढ़ रही हूँ, साथ साथ में अंडरलाइन करते जाइए आप। देखिए यहाँ रो आनुपातिकता स्थिरांक है जिसे चालक की पदार्थ की विद्युत प्रतिरोधकता कहते हैं। प्रतिरोधकता का ऐसा ही मात्रक ओम है, जो प्रतिरोध का होगा वही इसका होगा। ठीक है, यदि किसी पदार्थ का अभिलाक्षणिक, यह किसी पदार्थ का अभिलाक्षणिक गुणधर्म है, धातुओं तथा मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता अत्यंत कम होती है, जिसका परिसर 10 की घात -8 ओम मीटर से 10 की घात -6 ओम मीटर है, ये विद्युत की अतिचालक है। यानी जिसका प्रतिरोध कम होगा, विरोध कम होगा, वो चालन ज्यादा करेगी। जिसका प्रतिरोधकता गुणांक का मान कम होगा वो चालक उतनी ज्यादा होगी, जैसे धातु और मिश्र धातु। रबड़ तथा कांच जैसे विद्युत रोधी पदार्थों की प्रतिरोधकता 10 की घात 12 से 10 की घात 17 ओम मीटर कोटि की होती है, यानी बहुत उच्च होती है, तो ये धारा का चालन
कम करेंगे। किसी पदार्थ का प्रतिरोध तथा प्रतिरोधकता दोनों ही ताप में परिवर्तन के साथ परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है, सारणी 11.2 में हम देखते हैं व्यापक रूप से मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता उनकी अवयव धातुओं की अपेक्षा अधिक होती है। यानी एक तो प्योर धातु है, वो उसकी प्रतिरोधकता कम होगी, उसकी तुलना में दो या अधिक धातुओं को मिलाकर जो मिश्र धातु बनाएंगे उनकी प्रतिरोधकता ज्यादा होगी। मिश्र धातुओं का उच्च ताप पर शीघ्र ही उपचयन या दहन नहीं होता है। यही कारण है कि मिश्र धातुओं का उपयोग विद्युत इस्त्री, टोस्टर आदि सामान्य विद्युत तापन युक्तियों के निर्माण में किया जाता है। अगला जो पॉइंट है इसको स्टार लगा लेना। विद्युत बल्बों के तंतुओं के निर्माण में एकमात्र टंगस्टन का ही उपयोग किया जाता है। क्यों? क्योंकि इसका प्रतिरोधकता गुणांक ज्यादा होता है। जबकि कॉपर तथा एल्यूमिनियम का उपयोग विद्युत संचरण के लिए उपयोग होने वाले तारों के निर्माण में किया जाता है। इसको अंडरलाइन कर लीजिए। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि विद्युत बल्बों के तंतु किसके बने होते हैं, तो टंगस्टन के। कारण क्या है कि उसका प्रतिरोधकता गुणांक है वो ज्यादा होता है। ठीक है, प्रतिरोधकता गुणांक ज्यादा होगा तो धारा का चालन कम करेगा। विद्युत बल्ब इतना गर्म होगा फिर भी टंगस्टन उसको पिघलने नहीं देगा तार को, क्योंकि उसका प्रतिरोध है वो ज्यादा होगा, तो वो जलने से बचा लेता है। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन है 11.3। किसी विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध R 12 ओम है, तो ये बल्ब 220 वोल्ट स्रोत से कितनी विद्युत धारा लेगा? पहला क्वेश्चन तो ये। दूसरा, यदि किसी विद्युत हीटर की कुंडली का प्रतिरोध 100 ओम है, तो ये विद्युत हीटर 220 वोल्ट से कितनी विद्युत धारा लेगा? तो आपके इसका आंसर भी वैसे नीचे सॉल्यूशन दिया हुआ है, मैं बता देती हूँ। देखिए, इसके अंदर इसने तंतु का प्रतिरोध R का मान कितना दिया है? 12 ओम, और V का मान कितना दिया है? 220 वोल्ट। तो पहले ये धारा पूछ रहा है, धारा कितनी होगी? तो V इज इक्वल टू आई आर ओम के नियम से, तो I बराबर हो जाएगा V बट्टे R, यानी 220 बट्टे 1200। तो मान कितना आ जाएगा? 0.18 एम्पियर। फिर इसने दिया यदि विद्युत हीटर की कुंडली का प्रतिरोध, यदि R का मान 100 है तो हम R का मान वही 200 की जगह क्या रख देंगे? 100। 220 बट्टे 100 तो बराबर कितना आ जाएगा? 2.2 एम्पियर। ऐसे आपके क्वेश्चन आएंगे, तो क्वेश्चन आप तभी कर पाओगे जब आप फॉर्मूलों को याद कर सकते हो। तो आगे देखिए स्टूडेंट्स, पॉइंट आता है आपके प्रतिरोधों का संयोजन। पहला पॉइंट देखिए, हमने देखा था प्रतिरोध क्या होता है, आर से प्रेजेंट करते हैं। धारा के अंदर चालन करते समय जो बाधा उत्पन्न होती है वही क्या कहलाती है? प्रतिरोध। यानी धारा चालन में उत्पन्न बाधा क्या कहलाती है? प्रतिरोध। इसको हम इस प्रकार प्रतिरोध को दर्शाते हैं, जैसे सीधी सड़क थी, इस पर उबड़ खाबड़ आ गया तो ये क्या हो गया? प्रतिरोध आर। अब प्रतिरोध होते हैं, जैसे आपके पास 2-3 प्रतिरोध है, आपको उन्हें जोड़ना है, तो जोड़ने के लिए हम दो प्रकार से जोड़ सकते हैं। एक तो होता है श्रेणी क्रम संयोजन, और एक होता है समांतर क्रम संयोजन। अब श्रेणी क्रम संयोजन के अंदर जैसे मेरे पास 3 प्रतिरोध है, R1, R2, R3, तो इसके सभी सिरों को आपस में जोड़ दूंगी मैं। ये R1, ये R2 और ये R3, ये हो गया इसका श्रेणी क्रम संयोजन। और इनका R टोटल कैसे ज्ञात करेंगे हम? R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, समांतर क्रम संयोजन में हम इनके सिरों को एक ही बिंदु से जोड़ देंगे। जैसे एक तो ये प्रतिरोध हो गया R1, एक दूसरा प्रतिरोध ये हो गया R2, और तीसरा प्रतिरोध ये हो गया R3। ये बिंदु A था, ये बिंदु B था। R1, R2, R3, इनका R टोटल हम ऐसे ज्ञात करेंगे, 1/R टोटल बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3।
बहुत सिंपल है, समझ के याद करना है स्टूडेंट आपको कि प्रतिरोधों का संयोजन दो प्रकार से होता है, श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन में सीधे एक लेडी के रूप में तीनों को जोड़ दो और इनका मान ज्ञात करना है तो सीधा ही जोड़ दो। समांतर क्रम संयोजन में सभी के एक बिंदु एक जगह जोड़ दो, दूसरे बिंदु दूसरी जगह जोड़ दो, ऊपर नीचे R1 R2 R3। इनका टोटल कैसे ज्ञात करना, 1/R टोटल होगा, ऐसा नहीं कि R टोटल 1/R1, नहीं, 1/R टोटल बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। जैसे देखिए मेरे पास 3 प्रतिरोध है, 2 ओम, 3 ओम और 4 ओम। अब मेरे को अगर इनको श्रेणी क्रम में जोड़ना है तो मैं सीधा ही जोड़ लूंगी, 2 + 3 + 4 तो कितना हो गया, 9 ओम। वाक नहीं हुआ। अगर मेरे को समांतर क्रम में जोड़ना है तो मैं ऐसे ज्ञात करूंगी, 1/R टोटल बराबर 1/2 + 1/3 + 1/4। इनका लघुत्तम समापवर्ती आएगा 12, यानी वो छोटी से छोटी संख्या जिसमें इन तीनों का भाग जाएगा 12। तो 2 का 12 भाग 6 बार, ये 4 बार, ये 3 बार, तो कितना आ गया, 13/12। तो R टोटल का मान कितना आ गया, इसका उल्टा 12/13। आया कि नहीं आया समझ में, नोट कीजिए इसको। तो स्टूडेंट्स ऐसे याद करना है, किताब की भाषा नहीं पढ़नी, आपको रटते ही रह जाओगे। जो जो मैंने सिंपल प्रोसेस बताई ये याद करके फिर इन पे बेस पे क्वेश्चन, आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। तो प्रतिरोधों का संयोजन हो गया, दो प्रकार से संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन। पहले आप जो मैं लिखवा रही हूँ, नोट्स बना रही हूँ, इसको पढ़ोगे और फिर आप किताब की भाषा पढ़ोगे, ठीक है। तो पहला श्रेणी क्रम में संयोजित, डायग्राम भी बनाया हुआ आपकी बुक में। फिर आ गया पार्श्व क्रम, समांतर क्रम को पार्श्व क्रम भी बोलते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है आपको, ठीक है। फिर आगे आता है आपके विद्युत धारा का तापीय प्रभाव, यानी जो धारा चलेगी उससे कोई चीज गर्म होती है नहीं होती है, वो उसका क्या कहलाता है, तापीय प्रभाव। इसको नोट कर लीजिए। आगे हम एक फॉर्मूला देखते हैं और देखिए आगे आपके हेडिंग है पेज नंबर 209 पर, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। विद्युत धारा का तापीय प्रभाव, इसका एक फॉर्मूला है, H बराबर I² RT। इस फॉर्मूले को आपको रट लेना है। H क्या है यहाँ पर, H है यहाँ पर ऊष्मा, I है धारा, R है प्रतिरोध और T है समय। देखिए सबसे पहले जो नीचे फॉर्मूला दिया हुआ है H बराबर I² RT, इसको कोष्टक में बंद करके आपको स्टार लगा लेना है। नीचे इसके जो नियम है इसको पॉइंट को पढ़ना है। इसे जूल का तापन नियम कहते हैं। इस फॉर्मूले को क्या कहते हैं, जूल का तापन नियम, H बराबर I² RT। देखिए इसे जूल का तापन नियम कहते हैं। इस नियम से स्पष्ट है कि किसी प्रतिरोध में उत्पन्न होने वाली ऊष्मा किस किस पर निर्भर करती है। देखिए पहला लिखा हुआ है, दिए गए प्रतिरोध में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के वर्ग के समानुपाती। धारा का वर्ग है कि नहीं, ये स्क्वायर है कि नहीं है, तो उत्पन्न होने वाली ऊष्मा धारा के वर्ग के समानुपाती, प्रतिरोध के समानुपाती और समय t के समानुपाती। दूसरा पॉइंट है, दी गई विद्युत धारा के लिए प्रतिरोध के समानुपाती या अनुक्रमानुपाती तथा उस समय के अनुक्रमानुपाती होती है। जो इस फॉर्मूले में वही भाषा के रूप में लिखा हुआ है। तो विद्युत धारा का तापीय प्रभाव नाम आते ही आपके सामने ये फॉर्मूला आ जाना चाहिए। इसे जूल का तापन नियम कहते हैं। और इस फॉर्मूले से आप लाइन लिख सकते हो कि किसी विद्युत धारा में ऊष्मा का मान धारा के वर्ग के समानुपाती, प्रतिरोध के समानुपाती और समय t के समानुपाती होता है। इसे जूल का तापन नियम कहते हैं। या H है ऊष्मा, I धारा, R प्रतिरोध और T समय। नोट कीजिए।
और उसके बाद आपके 212 नंबर पेज पर आइए, विद्युत शक्ति, अंतिम पॉइंट आता है आपके, शक्ति P बराबर क्या होती है। फॉर्मूले याद करने आपको इस चैप्टर के अंदर। देखिए इसमें पहला फॉर्मूला दिया हुआ आपके P बराबर VI। यहां पर भी आपको ओम के नियम से सूत्र को चेंज कर लेना है। जैसे V बराबर क्या होता है, IR लिख सकते हैं हम ओम के नियमानुसार। V बराबर क्या लिख सकते हैं, IR, और I बराबर हम V बटे R भी लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। तो यहां पर जैसे P बराबर मैं लिख दूं, V की जगह लिख दूं IR और फिर ये एक I, तो ये फॉर्मूला क्या बन गया, I²R। एक फॉर्मूला तो ये बन गया, यानी P बराबर I²R। अब इस I की मान की जगह मैं लिख दूं V बटे R, तो क्या बनेगा, P बराबर I², यानी V² बटे R², और एक R है इंटू R, तो एक R से ये स्क्वायर हट गया, तो फॉर्मूला क्या बन गया, V² बटे R। तो P का दूसरा फॉर्मूला क्या बन गया, V² अपॉन R। आपको ये P के 3 फॉर्मूले याद रखने। P यानी शक्ति, मेन फॉर्मूला इसका यही था VI। V की जगह हमने IR रख दिया, I की जगह हमने V बटे R रख के फॉर्मूले को चेंज कर दिया, क्योंकि क्वेश्चन की भाषा में ऐसा आएगा। तो आपको ये तीनों पॉइंट फॉर्मूले है वो याद होने चाहिए। P शक्ति है, V विभवांतर है, I धारा है, R क्या है इसके अंदर, प्रतिरोध। नोट कीजिए इन तीनों फॉर्मूलों को। और साथ में आपको ये भी लिख लेना है, शक्ति का SI मात्रक क्या होता है, वॉट। हम बोलते हैं ना इतने वोल्ट का बल्ब है, यानी इसके अंदर इतनी शक्ति है, ठीक है। तो ये आपके विद्युत शक्ति वाला पॉइंट हुआ, और इसके साथ ही आपके जो 11 नंबर चैप्टर है विद्युत वाला कंप्लीट हुआ। बिल्कुल स्टूडेंट, फिर बोल रही हूँ आपको, एग्जाम आपके सर पे है, जो मैं जितना पढ़ा रही हूँ आपको उतना याद करके उससे बेस पे सारे क्वेश्चन की है वो प्रैक्टिस करनी है। किताब की भाषा में उलझोगे तो उलझते रह जाओगे, फिजिक्स आपके लिए और ज्यादा टफ हो जाएगी। प्रतिरोधों का बिल्कुल सीधा सा सिंपल संयोजन किया, 2 प्रकार का, उनका मान निकाला, दैट्स ऑल। विद्युत शक्ति में इतना फॉर्मूला, 3 फॉर्मूले याद कर लेना, कोई भी क्वेश्चन हो आप कर लोगे। उष्मा का मान H बराबर I²RT, इतना फॉर्मूला याद रखना। इनका मात्रक सबका आपको याद रखना है, और साथ में क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।